नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री क्लासमेट्स में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिस्ट्री पेपर 5 का क्वेश्चन बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति पर। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस प्रश्न में आपके लिए क्या-क्या महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप सभी जानकारियों से पूरी तरह अपडेट रह सकें। प्रश्न है, बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति का वर्णन करें। तो सबसे पहले हम इसका परिचय जानेंगे। परिचय। बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति अत्यंत विकट और विभाजित थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी अथवा बाबरनामा में लिखा है कि उसके आक्रमण के समय भारत में 5 मुस्लिम राज्य और 2 काफिर हिंदू राज्य थे। देहली, मालवा, बंगाल, गुजरात व बहमनी राज्य मुस्लिम शासकों के अधीन थे तथा मेवाड़ व विजयनगर हिंदू शासकों के अधीन थे। बाबर का ये कथन सही है कि 16वीं शताब्दी के आरंभ में भारत केवल ऐसे राज्यों का समूह था जो किसी भी आक्रमणकारी का जो उसे विजित करने की शक्ति और इच्छा रखता हो, सरलता से शिकार हो सकता था। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन से राज्य और उसके शासक हैं। पहला है पंजाब। बाबर के आक्रमण के समय पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोदी था। यद्यपि वह दिल्ली साम्राज्य के अधीन था, लेकिन अपने आप को स्वतंत्र शासक के रूप में देखना चाहता था। इतिहासकारों के अनुसार उसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी और इब्राहिम लोदी को समाप्त करने के लिए काबुल के शासक बाबर से पत्र व्यवहार कर रहा था। उसी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। दूसरा पॉइंट है गुजरात। सुदूर पश्चिम में स्थित गुजरात का शासक मुजफ्फर शाह था। उसने गुजरात पर 1511 ईस्वी से लेकर 15 ईस्वी तक राज्य किया। अपने शासनकाल में वह मालवा और मेवाड़ के पड़ोसी राज्यों के साथ युद्धों में व्यस्त रहा। पानीपत के युद्ध के कुछ ही दिन पूर्व उसका देहांत हो गया और तब उसका पुत्र बहादुर शाह गुजरात का शासन बना। वह बड़ा योग्य और सफल शासक सिद्ध हुआ। आगे चलकर उसका मुगल सम्राट हुमायूं से काफी संघर्ष हुआ। तीसरा पॉइंट है दिल्ली। बाबर के आक्रमण के समय उत्तरी भारत सबसे प्रसिद्ध राज्य दिल्ली था। इसका संपूर्ण वैभव समाप्त हो चुका था। कहने को तो दिल्ली का सुल्तान विशाल साम्राज्य का स्वामी थी, किंतु व्यवहारिक दृष्टि से उसका प्रभाव केवल दिल्ली और उसके आसपास के कुछ प्रदेशों तक ही सीमित रह गया था। बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी था। उस कठोर और मनमाने व्यवहार से उसके सूबेदार, सैनिक अधिकारी और राजदरबारी तंग आ चुके थे। वे सब उसके पतन के आकांक्षी थे। फलस्वरूप दिल्ली राज्य के विभिन्न भागों में विद्रोह हो रहे थे। लाहौर के सूबेदार दौलत खान ने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। वहाबुल के शासक बाबर से भी गठजोड़ कर रहा था और उसे दिल्ली पर आक्रमण के लिए उकसा रहा था। दरिया खान लोदी बिहार में स्वतंत्र शासक बना बैठा था। सारांशतः बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली राज्य पूर्णतया व्यवस्थित था और निरंतर दुर्बल होता जा रहा था। चौथा पॉइंट है बिहार। फिरोज तुगलक के शासनकाल में बिहार स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था। बाबर के आक्रमण के समय बिहार शक्तिशाली मुस्लिम राज्य था। 5 नंबर पॉइंट है मालवा। तैमूर के आक्रमण के तुरंत बाद मालवा के सूबेदार दिलावर खान ने स्वयं को स्वतंत्र कर दिया। मालवा के शासक महमूद खिलजी द्वितीय के शासनकाल में मेदिनी राय नामक एक राजपूत सरदार का दबदबा बढ़ गया था। उससे अप्रसन्न होकर मुस्लिम सरदारों ने उसका विरोध किया। मेदिनी राय ने महाराणा सांगा की सहायता से उन्हें परास्त कर दिया। इस प्रकार मालवा के सरदारों में आपसी फुट बढ़ गई। 6 नंबर पॉइंट है ओडिशा। यह राज्य काफी समय से हिंद राजाओं के अधीन था। यह समृद्ध एवं शक्तिशाली राज्य था, किंतु दिल्ली से अत्यधिक दूर स्थित होने के कारण उत्तर भारत की राजनीति में उसकी विशेष भूमिका नहीं थी। 7वां पॉइंट है सिंध। महमूद तुगलक की मृत्यु होते ही सिंध राज्य स्वतंत्र हो गया था। बाबर के भारत पर आक्रमण के समय यहाँ अरबों का अधिकार स्थापित हो गया था। सिंध पर अरब वालों का प्रभाव था। यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था अत्यंत ही असंतोषजनक थी। 8 नंबर पॉइंट है बंगाल। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित था, जहाँ का प्रशासक नुसरत शाह था। वह बड़ा योगी और गुणवान व्यक्ति था। लोग उसके शासनकाल में आर्थिक दृष्टि से समृद्ध और संतुष्ट थे। 9 नंबर पॉइंट है कश्मीर। कश्मीर भी एक महत्वपूर्ण राज्य था। यहाँ सत्ता के लिए आंतरिक संघर्ष चल रहा था। यहाँ के प्रधान वजीर ने अपने स्वामी सुल्तान मोहम्मद शाह को बाबर की सहायता से अपदस्थ कर स्वयं सत्ता हथिया ली। 10 नंबर पॉइंट है मेवाड़। मेवाड़ उत्तरी भारत का सबसे प्रसिद्ध हिंदू राज्य था, जिस पर राणा सांगा अथवा राणा संग्राम सिंह का शासन था।
कर्नल टॉड के अनुसार राणा सांगा का प्रभाव लगभग संपूर्ण राजपूताने पर था। राणा सांगा ने मालवा के अनेक भागों पर अधिकार कर लिया था। उसने गुजरात के शासक को भी हराया था। राणा सांगा का उद्देश्य भारत में फिर से हिंदू राज्य स्थापित करना था। राणा सांगा निस्संदेह उत्तरी भारत का ही नहीं, संपूर्ण भारत के शक्तिशाली शासकों में से था, जिसे बाबर को टक्कर लेनी थी। 11 नंबर पॉइंट है पुर्तगाल शक्ति। यद्यपि बाबर के आक्रमण के समय पुर्तगालियों की शक्ति अधिक नहीं थी, फिर भी उन्होंने गोवा पर अधिकार जमा लिया था। अपनी गतिविधियों के कारण उन्होंने भारत के पश्चिमी समुद्र तट के राजनीतिक एवं व्यापारिक जीवन में अस्थिरता ला दी थी। 12 नंबर पॉइंट है खानदेश। ताप्ती नदी की घाटी में बसा हुआ खानदेश छोटा सा किंतु एक समृद्धशाली राज्य था। मलिक राजा फारूकी, मलिक नसीर खां तथा आदिल खां फारूकी खानदेश के प्रसिद्ध शासक थे। आदिल खां फारूकी की मृत्यु के पश्चात महमूद प्रथम यहाँ का शासक बना। ये बाबर का समकालीन था। 13 नंबर पॉइंट है बहमनी राज्य। बहमनी राज्य अपने वैभव को खोकर जीर्ण शीर्ण हो चुका था। उसके स्थान पर अब बीजापुर, बराड़, बीदर, अहमदनगर और गोलकुंडा के 5 स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे। इन राज्यों के शासकों में भी परस्पर संघर्ष होता रहता था। इनकी आपसी फूट से उत्साहित होकर विजयनगर का शक्तिशाली हिंदू राजा कृष्णदेवराय उन्हें अपने आक्रमण का शिकार बनाता रहता था। इस प्रकार बाबर के आक्रमण के समय दक्षिण में मुस्लिम शक्ति अपने अंतिम दिन गिन रही थी। 14 नंबर पॉइंट है विजयनगर। यह हिंदू राज्य सुदूर दक्षिण में स्थित था। बाबर के आक्रमण के समय यहाँ का राजा कृष्णदेवराय था। के एम पनिक्कर के शब्दों में वह अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्ष और भोज की परंपरा में एक महान सम्राट था, जिसका राज्य अपने वैभव के शिखर पर था। बाबर ने भी विजयनगर के बारे में लिखा है, एवं सैनिक दृष्टि से काफिर राजकुमारों में विजयनगर का राजा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि बाबर के आक्रमण के समय केंद्रीय शक्ति का पतन हो चुका था। समस्त देश में स्वतंत्र शासकता बढ़ाने के लिए पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता में लीन थे। उनमें एकता का अभाव ने उस समय की दशा का वर्णन करते हुए लिखा है कि विजेता जाति अर्थात मुसलमान अशांतकारियों की एक भीड़ में बदल गई थी। दिल्ली सल्तनत के बड़े बड़े प्रांतों के अपने शासक थे। छोटे छोटे नगरों, जिलों, यहाँ तक कि दुर्गों आदि पर वहाँ के सरदारों ने अधिकार कर लिया था। इस प्रकार बाबर के लिए भारत पर आक्रमण हेतु उपयुक्त परिस्थितियां थीं। तो दोस्तों, यह थी बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति। इस विखंडित स्थिति ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां प्रदान की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हिस्ट्री क्लासमेट्स को सब्सक्राइब करें।